हेलो दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज में। आज हम जो देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4। अच्छा, हम साथ में दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक तो री एनालिसिस के अब तक 4 लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन अ गिवन सेट। कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं CSIR में कि आपको एक सेट दे देगा, उस सेट में आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये, मान लीजिए आपको एक सेट यदि आपने जी कंसीडर किया हुआ है तो आप उसको मान लीजिए आपका वो प्लस के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर सेट के साथ आप कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। डॉट भी होगा, प्लस भी होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, है ना, और एंड वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये क्या कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप इस सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। सवाल ये है कि कोई भी एक सेट दिया हुआ है तो उस सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशन एक साथ डिफाइन हो सकते हैं। फिर दूसरा सवाल इसी में ये बनता है, यदि आपका ये सेट है तो आप जानते हैं, देखिए सभी बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी लॉ को होल्ड करेगा और किसी लॉ को होल्ड नहीं करेगा। जैसे कि आपने लॉ पढ़े हुए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरे सवाल जो CSIR के महत्वपूर्ण सवाल इसमें से बनते हैं कि मान लीजिए आपको सेट दिया हुआ है तो इस बार उसने आपसे पूछ लिया है कि इस सेट में ऐसे कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो बताइए उनका नंबर क्या होगा। तो इस तरह के टॉपिक हम देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक दो, ताकि आपको समझ पाएं कि कितने नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ऑपरेशन उस सेट में हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन उस सेट में कितने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, उनके एलिमेंट्स को किसी ऑपरेशन के तहत यदि ऑपरेट करूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए जिसका आपने क्या निकाला हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीजें हमें आज देखनी है ना, एज अ थ्योरम भी आप इसे बोल सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यानी कि आपके लिए हुए सेट में जो आइडेंटिटी है, क्या पूरे के पूरे सेट में क्या एक ही आइडेंटिटी होती है, क्या एक ही इनवर्स एलिमेंट होता है कि दो हो सकते हैं किसी सेट के लिए। तो ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। चलिए आइए देखें। तो पहली चीज हम आ जाएं अपने वही बाइनरी ऑपरेशन वाले केस में, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो बाइनरी ऑपरेशन दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी वो सेट जो नॉन एम्प्टी है उसके लिए जो O है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा यदि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को आपस में इस O से ऑपरेट करने पर जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट का हो जिसका आपने क्या निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये लिखा हुआ है कि फॉर A ऑपरेशन B इज ऑल्सो इन G फॉर ऑल AB इन G। यानी कि दो एलिमेंट यदि G के हैं तो उन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा जिसको आपने A ऑपरेशन B से दर्शाया वो भी किस में आना चाहिए, G में आना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात हो गई। अब हमारा मेन काम तो यहां से शुरू होता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G इज n, आपके सेट में लिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यदि n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में किस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं, n की पावर 2। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये कार्डिनैलिटी है ना। ये जो n है यहां पे असल में क्या है, कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए यहीं पे मान लीजिए आपको एक सेट A दिया हुआ है। ठीक, इस सेट A के अंदर मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं 1 2 और 3 ले लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A क्या होगा। इस चीज को क्या पढ़ा जाता है, कार्डिनैलिटी ना। अब जिसको ये वर्ड क्लियर नहीं है कार्डिनैलिटी, तो मैं उसको बता दे रहा हूं अपनी हिंदी भाषा में, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है कार्डिनैलिटी को। अच्छा, इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लोग इसको O ऑफ A भी लिखते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ दैट सेट A, दैट पर्टिकुलर सेट A, या फिर आप सीधे CARD ऑफ सेट A भी लिख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप काउंट करेंगे 3 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा सर 3 एलिमेंट है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 लिखा है इसलिए 3 है, नहीं है ना। जैसे मान लीजिए एक सेट A ले लिया मैंने, इसमें ले लिया 11 12 है ना और 14।
अब मैं बोलूंगा बताइए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए कितना होगा या ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना होगा, अभी कितना होगा 3। तो 3 अलग अलग एलिमेंट, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, वही क्या कहलाती है आपकी कार्डिनैलिटी। तो अब हमारा मेन सवाल ये था कि किसी भी पर्टिकुलर सेट में, किसी भी पर्टिकुलर गिवन सेट में कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो n की पावर 2 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट जिसमें कितने एलिमेंट है n, यदि सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा n की पावर 2, है ना। मैं इसको आपको प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूं अभी। देखिए वही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है, नंबर ऑफ टोटल बाइनरी फंक्शन है, आप बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक फंक्शन ही क्रिएट करता है ना। n b n a, सर वहां पे तो आपने कुछ और लिखा था, सर वहां पे तो आपने लिखा था n की पावर 2, तो क्या सर ये दोनों एक ही है? हाँ ये बिल्कुल दोनों एक ही हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए आपने एक सेट G कंसिडर किया, ठीक। यदि आपने ये सेट G कंसिडर किया है तो आप इसका क्या निकालेंगे, G क्रॉस G निकालेंगे, यानी कि ये रहा आपका सेट G और ये रहा आपका दूसरा सेट G। आप इनका जब G क्रॉस G निकालेंगे तो एक सेट बनेगा, उस सेट को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये आपका क्या बन गया G क्रॉस G। अब G में एलिमेंट्स कैसे होंगे, A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इसमें मान लीजिए कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। अब क्योंकि ये तो वही सेट है, ये वही सेट है, दोनों एक जैसे सेट हैं, तो इसमें मान लीजिए अभी थोड़ी देख लिया अलग दिखाने के लिए मैंने लिख लिया B1, सिर्फ अलग दिखाने के लिए, इसमें भी एलिमेंट है ना, ये सेम है, सेम सेट है, आप देख पा रहे होंगे सेम सेट है ना, G लिखा हुआ है, सेम सेट है। इनका मैंने क्या निकाल दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो किस फॉर्म के आ जाएंगे इस सेट में, A, B के फॉर्म में आ जाएंगे, सच दैट जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट का होगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट का होगा, जहां पे G दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये आपके एक सेट बन गया G क्रॉस G। अब आपने इसमें बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइन किया। बाइनरी ऑपरेशन हो कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अब एलिमेंट किस फॉर्म में आ जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, इन दोनों को ऑपरेट करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा जिसका आपने क्या निकाला हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हो। आपने किसका निकाला है, G का, तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो भी किसका आएगा, G का ही आएगा, ठीक। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n ही होंगे। अरे भैया क्यों सर, क्यों ज्यादा नहीं हो सकते, बिल्कुल ज्यादा नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यदि ज्यादा हो जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा। हमने क्या कहा कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट करके रिजल्ट भी उसी सेट में लाता है। तो यदि सेट के बाहर आ जाएगा तो यानी कि यहां पे यदि मान लीजिए मैं n+1 भी लिखता हूं तो भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर यहां पे भी n+1 एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी तो इनको ऑपरेट करेगा, तभी तो यहां पे n+1 होगा। तो जितने एलिमेंट यहां पे होंगे उतने ही एलिमेंट यहां पे होंगे, नो डाउट, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। तो अब ये वाला फॉर्मूला आपको तैयार करना है। लोग आप बोलते हैं सर ये n की पावर 2 समझ में नहीं आ रहा, कई लोग तो इसमें भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी। वो लोग क्या करके आते हैं, सेट ए की कार्डिनैलिटी, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, है ना, आश्वस्त किए दे रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना रहे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अभी आपके सामने करके दिखाऊं, पहले आप इतना देखिए, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि G क्रॉस G। अब इस बड़े सेट को G क्रॉस G ना बोल के हमने इस सेट का नाम क्या रख दिया, सेट A, इसका नाम क्या रख दिया है, सेट A, और इस वाले सेट का नाम क्या रख दिया है, सेट B, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट B कितना है, यानी कि सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 अप टू कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। इसमें n एलिमेंट्स ही दिख रहा होगा, ठीक ना। ये वाला n तो कार्डिनैलिटी ऑफ B बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n एलिमेंट्स हैं। दोनों n को प्लीज कंबाइन मत करिएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं कि भैया कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, तो आपने ये 11th क्लास में सीखा होगा और 12th में भी देखा होगा रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में, कि यदि आपको कार्डिनैलिटी ऑफ, है ना, यहां पे लिख देते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ G क्रॉस G निकालना है। लेकिन अब ये G क्रॉस G नहीं रहा, हमने इसका नाम क्या रख दिया है कि ये क्या बन गया है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A, ये लिखा हुआ है, ठीक ना, यानी कि दोनों एक जैसी ही चीजें हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ G क्रॉस G कैसे निकालेंगे कि आप दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये G है, G इंटू G, तो कितना आ जाएगा n इंटू n, और जो कि आपको क्या दे देगा, n
स्क्वायर, यानी कि इस सेट की कार्डिनैलिटी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस सेट की कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितना आया है, एन स्क्वायर आया है। अब हमने क्या सीखा है कि नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, एन। तो आप देख पा रहे होंगे ये एन लिखा हुआ है। उसके बाद पावर में है ना, ये ऐसे बना दे रहा हूं ब्रैकेट, पावर में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, एन स्क्वायर है। तो ये देखिए एन स्क्वायर लिखा हुआ है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप में से कई लोग गलतियां क्या करते हैं कि यदि कोई सेट दिया हुआ तो वही चीज हम यहां पे एज अ एग्जांपल समझते हैं। ठीक, यदि आपने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए आपने एक सेट ए लिया, ठीक, और इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3। इस सेट में आप ये चीज डिफाइन करने वाले हैं और उसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं। तो आप क्या निकालेंगे, आप बोलेंगे कि सर इसकी कार्डिनैलिटी ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फिर आप क्या करेंगे भैया कि दूसरा सेट भी तो ए ही होगा, है ना, ए क्रॉस ए निकलेगा। तो 1 2 3, तो इसकी भी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3 हो जाएगी। तो आप लोग बड़ी आसानी से क्या कर देंगे, सर ये तो बहुत ही आसान है, ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे कि 3 की पावर 3, आप ऐसा रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये गलत तरीका है और रिजल्ट भी गलत ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये जो ए है ये डायरेक्ट सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये उस सेट के, जो सेट आप ले रहे हो, ये उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपको इस सेट का पहले क्या निकालना होगा, यदि आपने सेट ए लिया हुआ है 1 2 3, तो आपको पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, जो कि आपको कितना दे देगा। यदि ए का ए से ही निकालेंगे तो 1 1 1 2 और 1 3, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, और ऐसे ही 3 1 3 2 और 3 3। ठीक, ये आपका होगा। अब मैं आपसे बोलूंगा बताइए कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे, काउंट करेंगे, 3 3 6 और 3 9। कार्डिनैलिटी ऑफ एन क्रॉस ए कितना आया है, 9। और इस सेट की कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ए कितना है, 3 है। इतना समझ में आया। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट को ही हम क्या बोलते हैं, ए मानते हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसा बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, इस सेट को ए मानते हैं, तो ये बचे हुए सेट को क्या मानेंगे, ए नहीं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें, बी। अब फॉर्मूले में आप रख के देखिए, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है, 3, और 3 की पावर में हमें क्या रखना है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए यानी कि 9। ये है सही रिजल्ट, ना कि ये। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये कंफ्यूजन भरा जो रिजल्ट है बड़ा दिक्कत दे देता है लोगों को, है ना। इसके फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ बी पावर में कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी पावर में ऑर्डर ऑफ ए। तो तरीके वही हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पावर में असल में लिए हुए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके आपको पावर में चढ़ाना है। आप डायरेक्ट वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कर देना कि अरे बहुत ही सिंपल है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए और पावर में यहां पे कार्डिनैलिटी ऑफ बी। नहीं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए निकालने से पहले आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। अच्छा, अगली बात आ जाए स्टार पॉइंट के साथ। मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको उसी दिए हुए सेट में कोई पूछ ले कि आप बाइनरी ऑपरेशन तो चलो काउंट कर लिए, मान लो 100 निकल गए, 200 निकल गए, 1000 निकल गए, समझ में आता है। लेकिन उसमें से ऐसे कितने बाइनरी ऑपरेशन हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। यानी कि ए को बी से रिलेट करूं या बी को ए से, बात बराबर आनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, दोनों साइड से जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट प्रूफ होता है, 3 आता है दोनों तरफ से। तो ऐसे कितने उनमें से बाइनरी ऑपरेशन है वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, n की पावर n² + 1/2 या फिर n की पावर, अरे वही चीज है, यहाँ पे n कॉमन लेके लिख दिया गया है। हालांकि मैं आपको बोलूंगा ये ज्यादा आसान है ना, इजी टू ऑपरेट है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो एक इवन नंबर वाला केस आएगा, तो इवन नंबर वाला या तो इसको इजीली कट कर दिया करेगा या तो इसको इजीली कट कर दिया करेगा। यहां पे आपको पहले उस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिक्कत जाएगी। यहां पे जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए आपने नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ले लिए,
यदि आपने 2 ले लिया तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत इजीली, और यहाँ पे सिर्फ 2 + 1 3 बचेगा। ठीक, अच्छा नीचे वाले n में भी वही वैल्यू रखनी जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में कितने होंगे। याद रखिएगा दोनों अलग चीजें हैं, मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता भी दूंगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, इज देयर एग्जिस्ट एनी सेट G सच दैट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट इज 3⁶। अब आपको ये बताना है क्या कोई ऐसा सेट G हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो, 3⁶ हो। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या था फॉर्मूला, कि यदि आपने लिया है, फॉर्मूला था आपका n की पावर 2, ये था आपका टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब यदि आपका जो सेट G आपने लिया है, आपको इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर के पहले जो यहाँ पे बेस में क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस सेट में 3। तो चलिए रख के देखते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप 3 रख के देखोगे तो यहां पे भी आपको क्या रखने का, 3⁻²। अब ये जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, 3⁻², मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक, अच्छा यहां पे क्या है, इज देयर एग्जिस्ट एनी सेट G सच दैट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट इज 3⁶। ओके दोस्तों, ये अपना टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वाला नहीं, ये कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, आप इसको सुधार लीजिएगा। हालांकि यदि आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में कितने हैं, 3⁻9। तो यहीं से आपको देखिए फर्क भी पता चलेगा कि यदि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इतना है, इतने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप इस सेट G में डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो। लेकिन यदि अब मैं कम्यूटेटिव ऑपरेशंस की बात करूं, कम्यूटेटिव ऑपरेशंस की बात की जाए, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, n+1/2। तो यदि यहां पे भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 लेके देखें, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना लिया है, n की वैल्यू आपने 3 लेके रखी है, तो देखिए यहां पे भी दिख रहा है आपको 3 लेके रखी है, तो आप रखेंगे यहां पे 3 और यहां पे 3+1/2, तो ये कितना जाएगा 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 3+1 हो जाएगा 4/2, ये 2 2 जा 4, बचा कितना 3 × 2 जो कि आ जाएगा 3⁶। तो यस, आपके पास यदि किसी भी सेट में यदि 3 एलिमेंट हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइन होंगे, 3⁶ होगी। तो यस, हमारा जो आंसर होगा हम उसको क्या बोलेंगे, यस। यदि आप कोई भी एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो नो डाउट उसके पास कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे, उसके पास 3⁶ बाइनरी ऑपरेशन होंगे। लेकिन यदि कोई आपसे बोलता है उसके पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, तो मैं बोलूंगा 3⁹। ये देखिए आप यहीं से रिलेशन देख सकते हैं। ठीक, यहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला था n⁻2, जबकि इसके लिए फॉर्मूला था n+1/2। तो ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के लिए, और ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है। किस सेट के लिए, सेट G के लिए। तो यदि इस सेट G में 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं। और क्योंकि आप बाइनरी ऑपरेशन की डिफाइन कर रहे हो, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये कि इतने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होंगे जो आपके उन 3 एलिमेंट्स में ऑपरेट होकर जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में दे रहे होंगे। लेकिन इतने वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, यानी कि लेफ्ट से ऐड करो या राइट से ऐड करो, बात बराबर आएगी। तो ये था आपका एक शानदार क्वेश्चन, होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट, is there exists any set G with n elements such that number of commutative, इसमें भी हमें commutative पूछा गया है ना, उसमें तो उन्होंने लिखा नहीं था, तो आपने दोनों ही कर लिया, यहां पे भी आप दोनों कर सकते हैं। ठीक, is there exists any set G, आपके पास क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है ना, n यानी कि फाइनाइट नंबर है, कोई भी नंबर जो आप सोच पाए, n एलिमेंट्स सच दैट, कुछ इस प्रकार
कि नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज 20, यानी कि उन्होंने आपको दे के रखा हुआ है कि जी में कितने 20 ऐसे बाइनरी ऑपरेशन है जो कि कम्यूटेटिव है, 20 ऐसे बाइनरी ऑपरेशन है जो कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। पर हम कैसे बात को मान सकते हैं, तो चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं इस बात को। क्या ऐसा हो सकता है, क्या 20 ऑपरेशन हो सकते हैं? ये हमें क्योंकि इज लगा हुआ है, दिख रहा होगा इज, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, हमसे पूछ रहा है क्या कोई ऐसा सच सेट एग्जिस्ट करता है n एलिमेंट्स के साथ जिसके पास 20 बाइनरी ऑपरेशन हो। तो देखिए प्रूफ सपोज कर लेते हैं, अपन सपोज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सेट G with n elements such that n plus 1 upon 2 is equals to 20। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यदि इस सेट में 20 हैं तो जाहिर सी बात हो इसके इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बारी बारी चलिए रख के देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला n बराबर 1 रख के देखिए, तो आप n बराबर 1 जैसे ही रखेंगे, यहां पे आपने 1 रखा, यहां पे आप 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे भी 1 है, यानी कि आपके पास वैल्यू बचेगी 1 की पावर 1, यानी कि बचा 1। यदि आप n की वैल्यू 2 लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, बोलिएगा मत, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जहां जहां n लिखा हुआ आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आप 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जो कि आपको क्या दे देगा 8। तो अभी हम 20 के पास नहीं पहुंचे, अभी हमारे पास 1 आया, 8 आया है। चलिए n बराबर 3 रख के देखते हैं। तो जैसे आप n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपने 3 रखा, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो पावर में तो 6 बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 यानी कि कितना आपके पास हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 और ये 3 × 3, यानी कि ये भी 9, ये 9 और ये 9, यानी कि 729 पे पहुंच गए आप सीधे। यानी कि किसी भी ऐसे सेट में जिसमें यदि एक एलिमेंट है तो उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ऐसा सेट जिसके पास 2 एलिमेंट है उसके पास कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें 3 बाइनरी ऑपरेशन है, 3 एलिमेंट है, तो उसके पास कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं जो कम्यूटेटिव हो, 729। तो यार अब क्या करें, चलिए एक और देख लेते हैं, n बराबर 4 के लिए देख लेते हैं। तो n बराबर 4 के लिए देखते ही साथ यहाँ पे 4 होगा तो 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 2 बचा और 4 + 1 5, तो 5 4 जा 20, यानी कि 4 की पावर 20, जिसको मैं 2 की पावर भी लिख सकता हूं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये हो जाएगा कितना 4, तो 4 + 1 5, 5 2 जा 10, सॉरी ये 10 होगा ना, 4 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 20, ठीक। तो 4 की पावर 10 और 2 की पावर 20। यदि n बराबर 5 लें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें तो सिर्फ कितना चाहिए था 20, ये तो 2 की पावर 20 आ रहा है, आप समझ रहे हैं। 2 की पावर 5 ही अपने आप में 32 होता है, यानी कि बहुत बड़ा आ गया है। यानी कि आप इतना समझ पा रहे होंगे, ऐसा कोई भी सेट G n एलिमेंट्स के साथ एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं 20 यार, क्योंकि 1 के बाद तो सीधे 8 आ रहा है और 8 के बाद सीधे 729 आ रहा है और 729 के बाद सीधे 2 की पावर 20 आ रहा है। n की 5 भी देख लेते हैं भैया, n बराबर 5 रखने पर तो यहाँ पे आएगा 5, 5 + 1 6 आएगा, तो 2 3 जा, तो 5 3 जा 15, ठीक, यानी कि 5 की पावर 15। तो ये तो और बड़ा आता जा रहा है, नंबर तो ग्रेटर होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आप बाइनरी ऑपरेशन वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाओगे तो बाइनरी ऑपरेशन जो होंगे वो भी बढ़ेंगे और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी बढ़ेंगे। तो ऐसा कोई सेट जो है G ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके अंदर कितने बाइनरी ऑपरेशन हो, 20 बाइनरी ऑपरेशन हो। या तो 20 से कम होंगे कितना, या तो 8 होगा, या तो 20 से सीधे ज्यादा आएंगे 729। एग्जैक्ट 20 कोई भी ऐसा सेट नहीं कंटेन करता कि 20 बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो कि कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि देयर इज नो एक्सेप्शन। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बता दें कि क्रोमियम और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन हो अलग है ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना, प्योर मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स कोई एक्सेप्शंस को लेके नहीं चलती है, ठीक। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आंसर लिख दूं, आंसर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट
G such that number of बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, CBO लिख दिया, आप लोग को याद रखना है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज 20। ऐसा कोई भी सेट नहीं है, ठीक। तो होप सो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप्स क्या कहलाता है? ग्रुप्स वो कहलाता है जो कि 4 एक्सियम्स को लेके चलता है, G1, G2, G3 और G4। जहां पे G1 आपका क्लोजर एक्सियम था, G2 आपका एसोसिएटिविटी था, G3 आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था और G4 आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो भी सेट होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। लेकिन क्लोजर एक्सियम तो अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। एसोसिएटिविटी यानी कि 3 एलिमेंट्स लेना है और आपस में ऑपरेट करने पे लेफ्ट और राइट दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। G3 और G4 की बात की जाए, इन्हीं को हम मैक्सिमम किस में कंसिडर करते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। आप जिसमें देख पा रहे होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, है ना, इनवर्स एलिमेंट, ठीक। तो आपको ये बताना है कि आपके लिए हुए सेट में कितने आइडेंटिटी एलिमेंट हैं और कितने इनवर्स एलिमेंट हैं। हालांकि होता एक ही है। कोई भी ऐसा सेट जो कि ग्रुप कंसिडर यदि हो रहा है, यदि वो ग्रुप प्रूफ हो रहा है, तो उसमें एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट के लिए एक ही इनवर्स एलिमेंट मौजूद होगा। लेकिन मान लीजिए, अब आप बोलेंगे सर कैसे मान लें? हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है, CSIR वालों को भी प्रूफ चाहिए होता है। क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इनका प्रूफ क्या है, ठीक। तो देखिए, पहली हमारी थ्योरम आ गई, थ्योरम नंबर 1, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने क्या कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक और केवल एक ही होती है किसी भी पर्टिकुलर सेट के लिए, जो कि सभी एलिमेंट्स के साथ आपस में ऑपरेट करेगी और बदले में क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। यही तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होती है। चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक। तो पहले प्रूफ करने का तरीका कि लेट G बी अ ग्रुप। आपने मान लिया कि जो आपका सेट है वो एक ग्रुप है विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और आपने मल्टीप्लिकेशन लेके रखा हुआ है, ठीक। एडिशन भी लिया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन से थ्योरम्स को प्रूव करने में आसानी होगी, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर रहे हैं। लेट G बी अ ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, देन इट मीन्स that it will follow the condition of existence of identity। यदि कोई भी सेट जिसको आप ग्रुप मान रहे हैं तो वो चारों की 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा होगा, G1, G2, G3 और G4, जिसमें से G3 आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यदि आपने कंसिडर किया है कि G आपने क्या लिया? एक ग्रुप लिया है, किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये भी आपको अब मानना ही पड़ेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? G3 को तो होल्ड करेगा। ऑलरेडी आपने उसको क्या मेंशन कर दिया है कि वो क्या है? ग्रुप है, ठीक। तो इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो that is for every, है ना, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो there exists E in your set G such that E ऑपरेशन A करो या A ऑपरेशन E करो, आपका आना A ही है सभी A के लिए, ठीक। ये आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी रहती थी। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है। सब प्रूफ कैसे करेंगे? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। वी विल प्रूफ, है ना, यहां पे सिर्फ वी विल प्रूफ, पहले कुछ चीजें मेंशन करनी जरूरी है। वी विल प्रूफ, आपको बताऊंगा कि ये मेंशन करना क्यों जरूरी है। वी विल प्रूफ इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करके देखते हैं, ठीक। तो हम सपोज कर लेते हैं, इन्होंने कहा है कि एक और एक आइडेंटिटी होती है, हम थोड़ी देर के मान लेते हैं कि एक नहीं 2 आइडेंटिटी होती हैं। तो सपोज
E and E1 are two identities. Two identities in a set G, है ना, या in a set नहीं, in a group G. ठीक, आपने अपने ग्रुप में दो आइडेंटिटी कंसिडर कर ली, एक E और एक E1. यदि ऐसा है, देन बाय कंडीशन दैट G इज अ ग्रुप, क्योंकि हमें पता है जो हमने कंसिडर किया है G एक ग्रुप है, देयरफॉर बाय G3 एक्सियम. G3 एक्सियम क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. फॉर, इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं फॉर E, तो हम यदि ये हमारी आइडेंटिटी है, तो यदि आइडेंटिटी है तो इसको G3 कौन सी पावर देगा? इसको पावर देगा कि जब ये किसी भी एलिमेंट A के साथ ऑपरेट हो, लेफ्ट से हो या फिर राइट से ऑपरेट हो, जो रिजल्ट आएगा वो A ही आएगा, नो डाउट. ठीक, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली आप ले लो भैया दूसरे के लिए. सिमिलरली फॉर आपकी दूसरी आइडेंटिटी E1, सिमिलरली फॉर E1 वी हैव, बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि जब E1 भी यदि इस सेट के लिए आइडेंटिटी है तो वो भी G3 एक्सियम की पावर को लेके चलेगी, यानी कि वो किसी भी एलिमेंट A जो कि उस सेट का होगा उसके साथ जब ऑपरेट करेगी, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे चाहे राइट से, बदले में एलिमेंट ही आएगा. इक्वेशन नंबर 2. सही बात है. अब यदि ऐसा है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आपको एक बात सभी ने बताई होगी मैथ्स में कि चलिए आप या तो ये वाले कंसिडर कर लीजिए, या तो ये वाले को, या तो ये वाले को. आपने दोनों इक्वेशन कंसिडर करी, आपने लेफ्ट पार्ट में ये लेके रखा है और राइट में ये लेके रखा है. इसका भी लेफ्ट वाला ये चुन लीजिए और राइट वाला ये. तो यदि A इसके इक्वल है और A इसके भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो E ऑपरेशन A बराबर E1 ऑपरेशन A. अरे भाई, ये लेफ्ट और लेफ्ट यदि किसी का दो इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है उनका राइट साइड भी इक्वल है. यार सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट की सेम वैल्यूज होंगी, तो उन दोनों को हमने सामने सामने लिख दिया. ठीक, अब डिफाइनिंग बाइनरी ऑपरेशन, BO लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन. ठीक, मल्टीप्लीकेशन को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑपरेशन की जगह मैं सीधे लिख दूंगा E डॉट A बराबर में E1 डॉट A. तो आप देख पा रहे होंगे सेम साइड में सेम क्वांटिटी है, A इसके नीचे जाएगा तो A से A कैंसिल आउट कर देते हैं यहीं पे. तो क्या प्रूफ हो गया? E बराबर E1 प्रूफ हो गया, जो कि गलत हुआ. क्यों? क्योंकि हमने यहां पे कंट्राडिक्शन माना था. क्या माना था? कि सपोज दे आर टू आइडेंटिटीज, एक E और एक E1. लेकिन यहां पे तो यदि हमने माना था कि ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज है, दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज हमने कंसीडर करी थी, लेकिन हम अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के बाद हमने यहां पे क्या रिजल्ट पाया कि नहीं यार, जो हमने डिस्टिंक्ट मानी थी वो तो दोनों एक ही हैं. तो यहां पे अब हमें सॉरी बोलने का वक्त आ गया है कि सॉरी, है ना, असल में वहां पे सॉरी नहीं लिखना पड़ता है, फिर मैं लिख रहा हूं अवर, या फिर यहां पे मिटा देते हैं, therefore our assumption is not true. हमने जो माना था वो सही नहीं था. Hence identity element for every set G is unique.
तो हर सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो अपने आप में यूनिक होगा। यानी कि किसी सेट में यदि आइडेंटिटी 1 है तो वो होल सेट के लिए रहेगा, यानी कि उस सेट में 1 के अलावा 2 भी एक आइडेंटिटी होगी, नहीं, उस सेट में यदि 1 आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है तो उस सेट में 1 के अलावा और कोई भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो ये बात इस थ्योरम से साबित होती है। इसी चीज को कहा जाता है यूनिकनेस, इसी चीज को कहा जाता है यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी कि एक और केवल एक, सिंगल, है ना। तो यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट आपने प्रूफ कर दिया कि आपने एक पर्टिकुलर सेट लेके चला, आपने यहां तक ये भी कंसिडर कर लिया कि चलिए दो आइडेंटिटी मान लेते हैं, लेकिन आखिरी में रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि यार जो आपने दो अलग अलग आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कंसिडर करी, वो भी कैसी आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से प्रूफ की है हमने थ्योरम यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, है ना, इनवर्स एलिमेंट। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से कर लेते हैं, सेम बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, कई बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं। तो देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप with binary operation मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लिया अपन ने। ऐसा भी लिख सकते हो, G with dot is a group, ये क्या है? एक ग्रुप है। Then it means it will satisfy या फिर it will follow the condition of existence of inverse element, existence of inverse element। ठीक, तो क्या रहेगी वो आइडेंटिटी? दैट इज करके लिख देते हैं कि फॉर ऑल ए इन जी, है ना, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन जी सच दैट, जब आप उन दोनों को ऑपरेट करोगे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के तहत, लेफ्ट से करो या राइट से उस इनवर्स एलिमेंट को अपने एलिमेंट के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, जो आपने G3 में निकाली थी। ठीक, तो इसको भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन, ना, ये हमारी आज की लास्ट थ्योरम है। विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। तो कैसे? सपोज अब वहां पे जिस तरीके से लिया, देखिए एलिमेंट लेने का भी एक तरीका, क्योंकि अब हमें इनवर्स साबित करना है। तो इनवर्स को कैसे साबित करेंगे? देखिए, सपोज B एंड C आर इनवर्स ऑफ A, है ना, विच इज इन G, इनवर्स ऑफ A विच इज इन G। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि फॉर एवरी A इन G, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी, आप जितने भी आपके लिए हुए सेट में एलिमेंट हैं, अपन कंट्राडिक्शन ले रहे हैं ना, याद रखिएगा, कंट्राडिक्शन है। आपके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, आप उनके लिए कंसिडर कर रहे हो कि फॉर एवरी ए इन जी, बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। ये बात हो गई। चाहे आप ऊपर वाली लाइन लिखो चाहे नीचे वाली लाइन लिखो, बात एक ही है। ठीक, इसलिए दो अलग तरीके से लिख के आपको दिखा दिया कि आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो अपने सेट का, तो हम ये मान रहे हैं कि उसकी एक इनवर्स नहीं, उसके लिए दो इनवर्स है, एक बी होगा और एक सी होगा। यदि दो इनवर्स होगा तो हमने ये भी मान के चला है कि जो हमारा जी है वो एक ग्रुप है ना, किसके साथ? मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये लिखा हुआ है, लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। यदि ग्रुप है देन इट विल satisfy existence of inverse। सही बात है, इनवर्स एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब आप बोलोगे कौन करेगा? अरे बी और सी सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा? कि आपने एलिमेंट ये लिया ए, इसको जब आप ऑपरेट करोगे किसके साथ? इसके इनवर्स के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो,
है ना, लेफ्ट से करो या राइट से करो, जहां से भी करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यही तो आपका इनवर्स, ये लिखा हुआ इनवर्स वाली आइडेंटिटी आपको दिख रहा है कि आप ए को ए इनवर्स के साथ जब ऑपरेट करोगे, चाहे आप उसको राइट साइड से करो चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से करो, बदले में क्या आना चाहिए, इनवर्स। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया कि जो बी और सी है ये किसके इनवर्स हैं, ए के इनवर्स हैं। तो यदि ए के इनवर्स हैं तो बी, जब ए का इनवर्स है तो जब मैं इसको लेफ्ट से ऑपरेट करूं या राइट से ऑपरेट करूं, कहीं से भी ऑपरेट करूं, तो बदले में आंसर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बी भी तो इसी एलिमेंट का इनवर्स है। सिमिलरली फॉर बी, सॉरी सिमिलरली फॉर सी, है ना, ये बी के लिए हो गया इनवर्स एलिमेंट। तो सिमिलरली फॉर सी हम क्या बोलेंगे कि जब ए को आप उसके इनवर्स सी के साथ ऑपरेट करो, चाहे आप उसको लेफ्ट से करो या राइट से करो, जहां से भी करो, ठीक, तो सी ऑपरेशन ए ये भी क्या दे देगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, है ना। आप यहां पे ए बी सी से कंफ्यूज मत हो, आप थ्योरी पे ध्यान दो। थ्योरी क्या कह रही है कि यदि आपने ए के दो इनवर्स चुने हैं बी और सी, तो जब ए बी के साथ ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी आना चाहिए, और जब ए सी के साथ ऑपरेट होगा तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि आपने खुद कंसिडर किया कि आपके ए के लिए कितने इनवर्स मौजूद है, बी और सी। और इनवर्स की खासियत क्या होती है कि जब वो आपके एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, लेफ्ट से हो या राइट से हो, तो बदले में आपको क्या दे देगा, एक आइडेंटिटी दे देगा। तो आप थ्योरी पकड़िए, एबीसी नहीं कि सर कहां से ये एबीसी आ रहा है, थ्योरम्स में यही दिक्कत है। तो याद रखिएगा ए के दो इनवर्स है बी और सी, तो जब बी के साथ ऑपरेट होगा तो भी आइडेंटिटी देगा, और जब सी के साथ ऑपरेट होगा तो भी आइडेंटिटी देगा। तो आपको अब ये बिल्कुल इजी हो गई होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो आप कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए, इसका ये वाला पार्ट उठा लिया, है ना, आप ये वाले भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसका ये वाला पार्ट उठा लिया। तो जब राइट साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन सी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफाइनिंग बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमने लेख ही रखा हुआ है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिख लिया, डिफाइनिंग बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ओ की जगह मैं डॉट लिखूंगा, तो ए डॉट बी बराबर में ए डॉट सी। तो आप देख पा रहे होंगे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वालिटी के सेम साइड में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो बी और सी क्या हो गए, दोनों बराबर आ गए। आपने बोला था बी और सी दो अलग इनवर्स हैं ए के, इस ए के दो अलग इनवर्स माना था आपने बी और सी को, लेकिन करते 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 यहां पे आप क्या बोल रहे हो कि बी और सी असल में एक ही है, अलग नहीं है। अलग नहीं है तो यहीं पे क्या हो गया, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, देयरफॉर आवर assumption इज नॉट ट्रू। हमने जो माना था वो सही नहीं था। इससे बात साबित होती है कि असल में किसी भी एलिमेंट के दो इनवर्स मौजूद हो ही नहीं सकते, वो एक और केवल एक ही होगा, इज नॉट ट्रू। हेंस एनी ग्रुप G have unique inverse element for any element in G, यानी कि आपके सेट में एक और केवल एक ही इनवर्स मौजूद होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जो कि बदले में क्या दे देगा, आपको आइडेंटिटी दे देगा। जैसे कि जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो 2 - 2, 4 - 4, 6 - 6, 3 - 3। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यस, ये भी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक
यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो यही हमारे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स की दो खास खास थ्योरम थी कि एक यूनिकनेस ऑफ इनवर्स और एक यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। मेरे साथ बने रहिए और अगले लेक्चर्स को मैं और लाऊंगा। देखिए आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, मैं उतने ज्यादा जल्दी जल्दी लेक्चर्स लाता रहूंगा। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आए। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लिक करिएगा, वरना मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। थैंक यू।